हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग क्या क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो यार ये शॉर्ट नोट एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज इसमें हम 10-15 मिनट जो भी देने वाले हैं, या 10-15-20 मिनट जो भी देंगे, हम इस टॉपिक को समझ के निकलेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। ये वाला हिस्सा ना आता है आपका क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, जो मैंने अभी टच नहीं करा है, बट मैं इवेंचुअली उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करने वाला हूँ, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, हम डिस्कस करें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, आराम से समझना, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत उसको याद भी करना, ठीक है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो कोई भी टॉपिक जब मैं पढ़ाता हूँ और किसी से भी पढ़ो तो अप्रोच रखा करो सिंपल सा, समझेंगे हम पहले, समझेंगे देन आपका सिंपल सा हम उसको याद भी करेंगे साथ में, है ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ही है ये, चलो समझते हैं ये बात। देखो, अब जैसे कि आप लोगों ने भी घर पे कुछ ऑर्डर किया होता है कभी, अपना ब्लड टेस्ट, है ना, आपको सिंपल सा कोई भी टेस्ट कराना है ना, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है, ग्लूकोज का टेस्ट कराना है, ब्लड ग्लूकोज का, ठीक है, आपको नॉर्मल सीबीसी कराना है। तो क्या होता है आपका, आप कोई एक लैब को बुक करते हो या फिर आपके घर के जो पास होता है वहाँ जाते हो, ठीक है, और वो आपसे सैंपल लेते हैं एंड देन कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देन एक रिपोर्ट आती है। अब वो रिपोर्ट कितनी रिलायबल है, क्योंकि आप खुद जानिए, जो भी डॉक्टर होते हैं, क्लिनिशियन होते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा उनका ट्रीटमेंट किस बेसिस पे चल रहा होता है, उस रिपोर्ट बेसिस पे, है ना। जो इस रिपोर्ट में आया है, मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया, तो जो दवाइयाँ चलेंगी, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होगा, कुछ भी होगा, इट्स ऑल टोटली बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट ना। तो वो रिपोर्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो वैल्यूज जो नंबर लिखा हुआ है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो वैल्यूज़ गलत हों, उनमें बहुत ज़्यादा एरर आए, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज उससे एक ट्रस्ट टूटेगा, है ना। यहाँ लिखा, मैंने एक लाइन लिखी है, क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर दैट द रिजल्ट्स रीचिंग द क्लिनिशियन कैन बी ट्रस्टेड। मतलब क्वालिटी कंट्रोल एक चीज़ है, अब एक प्रोसीजर है, मैं बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। हम ये डॉक्टर जो है इंश्योर रखेगा कि हाँ, कि मैंने एक अच्छी लैब ली है, उस अच्छी लैब में क्वालिटी कंट्रोल वगैरह अच्छे से हो रहा है ना। तो ये रिपोर्ट में जो वैल्यूज़ हैं देयर इज अ मोर और लेस एकदम ठीक हैं, एक्सेप्शंस आर देयर बट ठीक है, ये एकदम वैल्यूज एकदम 100% ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। तो क्वालिटी कंट्रोल का सिंपल सा यही मतलब है कि मैं कुछ यहाँ पे कुछ एक प्रोसेस ऐड कर दूंगा बीच में, एक प्रोसीजर ऐड कर दूंगा बीच में, जिससे कि मैं डिटेक्ट कर सकूँ, रिड्यूस कर सकूँ और प्रिवेंट कर सकूँ क्या, एरर। एरर तो आता ही है, लेकिन उसको पहचान सकूँ, हाँ ये गलती आई है, इसे सही करो, इसको कम करो, इसको रोको, है ना। जिससे कि जो मेरी लेबोरेटरी रिपोर्ट बनेगी आखिर में, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बने, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बने, रिलायबल हो, कि एक बार रिपोर्ट आई है हाथ में, कि मतलब अगर मैं किसी भी जगह कराऊंगा टेस्ट तो मोर और लेस यही रिजल्ट आने वाला है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंट्रोल में। आप इतना समझिए, ये जस्ट इतना ऐसा है कि आपने कोई टेस्ट कराया, वो टेस्ट में जो वैल्यूज़ आई हैं वो वैल्यूज़ मोर और लेस बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। और ये ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ये पढ़ाऊँगा पूरा प्रोसेस, बीच में हम करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो जो आपका सैंपल कलेक्शन हुआ उसके साथ पूरा जो टेस्टिंग हो रही है, बीच में एक पॉइंट ऐड रखा है मैंने, क्वालिटी कंट्रोल। दिस स्टेप इंश्योर कि जो भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो बिल्कुल सही आ रही हैं। समझ में आ रहा है क्या। चलो, अब यहाँ पे लिखा क्या, ऑब्जेक्टिव, कि यार इसका फ़ायदा क्या है, क्या मतलब। देखो सिंपल सी बात है कि यार अगर मान लो किसी ग्लूकोज नॉर्मल आ गया और उसको क्या था, बहुत ज़्यादा हाई ग्लूकोज, डायबिटीज़ का पेशेंट था, बट उसकी वैल्यूज़ गलत आ गई, तो भाई उसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी ना, कि वो तो सोचेगा यार मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बट वो है क्या, नहीं, ठीक है। तो अगर अच्छी रिपोर्ट्स आएंगी, अच्छी रिलायबल रिपोर्ट आएंगी, है ना, टाइमली आएंगी, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी, है ना, इकोनॉमिक लॉस। कि मान लो एक हेल्दी इंसान है, उसकी ख़राब रिपोर्ट आ गई, बिना मतलब की दवाई खा रहा है, बिना मतलब का स्ट्रेस ले रहा है ना, उसकी जो जो इफिशिएंसी है वो कम हो रही है, ठीक है। और इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ लैब, क्वालिटी कंट्रोल से यार उस लैब के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है, पेशेंट का, डॉक्टर का, है ना, कि भाई इस लैब से कराया है, ये लैब तो बहुत अच्छी है, इसके अच्छे रिपोर्ट्स आते हैं क्योंकि ये सारा कुछ टेस्ट अच्छे से रखता है। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है मार्केट के अंदर, है ना। जनरेट कॉन्फिडेंस इन रिजल्ट, है ना, तो जो भी रिजल्ट आया उसमें कॉन्फिडेंस, हाँ ठीक है, जो आया है वो 100% ठीक ही होगा। और जो वहाँ पे स्टाफ होगा, जो लेबोरेटरी स्टाफ होगा, उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा यार कि यार हमने जो मेथड करा है बिल्कुल सही है, बिकॉज हम क्वालिटी कंट्रोल सारे स्टेप सही कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक गुड रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। क्या होता है एक्यूरेट का मतलब, क्या होता है प्रिसीजन का मतलब, बताऊंगा, ठीक है, अभी सुनो, है ना। एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रिसीज होनी, रिलायबल होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल, मतलब सेम सैंपल अगर मैं दोबारा टेस्ट कर रहा हूँ तो वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम आनी चाहिए, है ना, और टाइम पे आनी चाहिए। तो एक अच्छी रिपोर्ट मैं इसे बोलूँगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले ले,
एक बात समझना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपने कोई टेस्ट बुक करा है ना, एक बहुत 2 दिन ले रहा है, तो उससे उसको जल्दबाजी में फ़ोन मत करना कि 2 दिन हो गए आपने टेस्ट नहीं करा, भेजा रिपोर्ट अभी तक नहीं, 1 दिन और ले ले। बट ये सारी क्राइटेरिया, ये वाली क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेट हो, वो जल्दी चक्कर में बेकार कर दे वो ख़राब मामला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, समझा दिया हल्का हल्का सा फ्लो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि लेबोरेटरी में कैसे वर्क फ्लो होता है, कि जो आपको टेस्ट कराना है और टेस्ट की रिपोर्ट जब आती है उस सब के बीच में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, एक होता है आपका एनालिटिकल फेज़। एनालिटिकल फेज़ एट दैट पॉइंट जहाँ पे टेस्ट एक्चुअली में होगा। आपने अगर शुगर का टेस्ट, ग्लूकोज का टेस्ट कराया तो ग्लूकोज टेस्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होगा, तो उसे बोलते हैं एनालिटिकल फेज़। लेकिन उससे पहले होता है प्री एनालिटिकल फेज़ और उसके बाद में होता है पोस्ट एनालिटिकल फेज़। तो पहले समझते हैं प्री एनालिटिकल फेज़, बिफोर द टेस्टिंग। टेस्टिंग कहाँ होती है, एनालिटिकल फेज़ में। ठीक है, क्या होगा प्री एनालिटिकल फेज़ में, पेशेंट की प्रिपरेशन। मान लो किसी का फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कराना है, तो उससे बोलेंगे भैया कि आप रात को खाना खाना 8-9 बजे, उसके बाद कुछ खाना मत, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग आएंगे आपके घर पे और सैंपल ले जाएंगे, मतलब हमें फास्टिंग ज़रूरत है। समझ में आ रहा है कि एक प्रिपरेशन कराऊंगा मैं उसकी। ठीक है, फिर मैं ब्लड को कलेक्ट करूंगा, सैंपल को ट्रांसपोर्ट करूंगा, है ना, और उसका नाम वाम देखा होगा ना आप लोगों ने, टेस्ट कराया है वहाँ पे नाम लिखते हैं, फलाना ने टेस्ट कराया, इतनी उसकी एज है। ठीक है, और उसको मैं प्रोसेस करूँगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन करके सीरम को अलग करूँगा डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट के रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये सब क्या होता है प्री एनालिटिकल टेस्ट। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं हुआ है, दैट्स कि इसके बाद अब टेस्ट होगा। ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट है। और जो आपकी गलतियाँ होती हैं, लेबोरेटरी एरर, 60 से 70% यहीं पे होती है। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे ना ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ ह्यूमन का इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, चांसेस ज़्यादा होंगी गलतियाँ होने की, है ना। इंसान क्या होता है, गलतियों का पुतला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। आप खुद समझिए कि पेशेंट से आपने बोला तो, बट पेशेंट ने माना नहीं, वो भूल गया कि यार एक चॉकलेट खा लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो गई, स्टोरेज में दिक्कत हो गई, रिसिप्ट आपने अलग लगा दी, किसी की कहीं लगा दी, हो सकता है बिकॉज ह्यूमन कर रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे 60 से 70% लेबोरेटरी एरर इसी जगह पे होते हैं, इसी जगह पे होते हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब मैंने क्या बात कर सकते हैं, एनालिटिकल फेज़। यहाँ पे एक्चुअल में टेस्टिंग होगी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, समझेंगे आराम से, सुनो मेरी बात। तो जब मेरा सैंपल आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, तब मैं करता हूँ क्या, कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या होता है, एडजस्ट इंस्ट्रूमेंट। छोड़ो क्या लिखा है, समझो मेरी बात, सुनो। मैंने ना एक चीज़ ली, कैलिब्रेटर लिया, मतलब एक तरीके सैंपल मान लो, जिसकी मुझे वैल्यू पता है। मैंने बोला कि इसकी वैल्यू है 100 mg ग्लूकोज, है ना, मतलब इसका मुझे वैल्यू पता है पहले से उस सैंपल का। कैलिब्रेटर बोलते हैं बट मैं सैंपल लेकर रहा हूँ, ठीक है, सैंपल बोल रहा हूँ। ये वैल्यू मुझे पता है कि भैया जो मैंने सैंपल लिया उसके अंदर ग्लूकोज की कितनी वैल्यू है, 100 वैल्यू है। ठीक है, मैंने उसको मशीन में लगाया और मशीन ने बोला कि उसकी वैल्यू आई है 90, लेकिन मुझे पता था यार 100 है, तो मैं उस मशीन को ठीक करूँगा। और ठीक करूँगा कैसे, कि उसकी वैल्यू वापस से वो 100 दिखाए, है ना। मशीन भैया हल्का सा एडजस्ट करूँगा, यहाँ लिखा है मैंने क्या, एडजस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो जिस जगह वो जो भी इंस्ट्रूमेंट में टेस्ट होने वाला होगा, पहले मैंने करा कैलिब्रेशन। हर बार नहीं करते बट बता रहा हूँ, कैलिब्रेशन किया। ठीक है, सपोज करो, एग्जाम्पल देता हूँ, है ना, एग्जाम्पल देता हूँ। आपने अपनी घड़ी को एक स्टैंडर्ड घड़ी से देखा, कितने मिनट पीछे है, 10 मिनट पीछे है, तो आपने अपनी घड़ी को 10 मिनट आगे बढ़ा लिया, सही कर लिया। तो जो किया आपने, अपने इंस्ट्रूमेंट को सही किया, वो क्या हुआ, कैलिब्रेशन। समझ में आ रहा है क्या, कैलिब्रेशन। ये हर पीरियडिक वे में, हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में मतलब करते रहते हैं। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको मैं एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर से समझाऊँ एक बार, फिर समझ लो एक बार कि मैंने क्या करा। मैंने कैलिब्रेटर लिया जिसमें मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है 100 mg पर डेसीलीटर, मुझे पता है कि ये वैल्यू आनी चाहिए, और वैल्यू निकल के आई 90। तो मैंने बोला यार मशीन को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मशीन को एडजस्ट इस तरीके से किया कि वैल्यू कहीं ना कहीं 99 आए, 101 आए, 100 आए, है ना, इतना बड़ा डिफरेंस ना आ जाए। ठीक है, तो मैंने एडजस्ट कर लिया। तो दिस स्टेप इज नॉट कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन मतलब क्या हुआ आपका, आपने जो इंस्ट्रूमेंट था, जो मशीन होगी, उसको आपने एडजस्ट कर लिया, अब ये तो होता है आपका कभी कभी, है ना।
अब इसके बाद एक स्टेप होगा, आपने मशीन को एडजस्ट कर लिया है ना, अब ये होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। उस मशीन को हर बार देखना कि मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, लास्ट टाइम मैंने एडजस्ट किया था, बट अब मैं जस्ट चेक करूँगा। सपोज़ करो लास्ट टाइम आपने अपने घड़ी के 10 मिनट आगे बढ़ाए थे, एडजस्ट किया था, दिस इज़ कैलिब्रेशन। बट हर बार आप 10 मिनट आगे नहीं बढ़ाओगे, आप जस्ट चेक करोगे, इस बार तो ठीक है ना, हाँ ठीक है, इस बार तो ठीक है ना, हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये अभी समझाऊंगा, इसके ऊपर तो पूरा मैं समझाऊंगा, है ना। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल करूंगा और उसके बाद मैं सैंपल को टेस्ट करूंगा, उसको वैलिडेट करूंगा, और यहाँ पे आती है 7 से 13% के एरर, ठीक है। और इस एरर को मैं कैसे सही करता हूँ, बाय क्वालिटी कंट्रोल। पूरा चैप्टर हमारा अभी जो पढ़ाने वाला हूँ पूरा इसके ऊपर बेस्ड है, तो प्लीज़ इस हिस्से को कंफ्यूज मत करना। अभी मैं बहुत एग्जांपल ले लेके समझा दूंगा, ठीक है। चलो, अब मान लो रिजल्ट आ गया, अब नेक्स्ट क्या होता है, पोस्ट एनालिटिकल फेज, आफ्टर टेस्टिंग कि रिजल्ट की वैल्यू आ गई तो रिजल्ट की एंट्री कर दो और रिजल्ट को रिपोर्ट बना के उसको डिस्पैच कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी 18 से 25% एरर आते हैं, ठीक है भैया, आते हैं, क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो आपको ये जो पूरा चीज़ को देखने के लिए क्या बोलते हैं हम, क्वालिटी एश्योरेंस, कि हम कितना ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें, क्या प्रोसीजर बना सकते हैं, क्या रूल बुक बना सकते हैं, रूल बुक कि आपको ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, ये स्टेप करना है। अगर मैं रूल बुक बना दूंगा, एक प्रोसीजर बना दूंगा, तो चांसेस ऑफ एरर अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये सब कुछ करना, प्रिवेंशन करना, इसे बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। लेकिन जो एनालिटिकल फेज में जो आप एरर को कंट्रोल कर रहे हो उसे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल एक छोटी टर्म है और क्वालिटी एश्योरेंस आपका तीनों फेजेस में चलता है, और क्वालिटी कंट्रोल केवल आपका एनालिटिकल फेज में चलता है। अभी मैं बहुत आराम से समझाने वाला हूँ, बस थोड़ा सुनो बस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पूरा पढ़ाऊंगा, कहाँ है क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। जस्ट बने रहो, 12 मिनट की वीडियो हो गई है, आई होप इतना और हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन एक वीडियो में ख़त्म करेंगे सो दैट आपको नॉलेज मिल गई, आपको समझ में आ गया, और आप फिर इसी वीडियो को रिवाइज करते रहो, है ना। चलो, अब यहाँ पे ना क्वालिटी कंट्रोल पढ़ाने से पहले कुछ टर्म आती है, पहले वो समझते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, कि जो भी ट्रू वैल्यू है उससे कितना तो पास हो, उसे बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे मैंने बोला ट्रू वैल्यू 100 है और आपकी वैल्यू 99 आई, है ना, तो ये और 97 आई एक, तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, 99। ट्रू वैल्यू कितना पास हो, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, एक्यूरेसी। उसे क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपसे, आपने, है ना, यहाँ पे डार्ट है ना फेंका, ठीक है, तो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, और ट्रू वैल्यू क्या है, आना कहाँ चाहिए थी, यहाँ। तो ये क्या है, एक्यूरेसी ख़राब है, इसकी एक्यूरेसी ख़राब है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे आओ प्रिसीजन माने क्या है, कि आपने जितने रिजल्ट लगाए वो सारे सेम आ रहे हैं क्या। सपोज करो सबकी वैल्यूज़ आ रही है, आपकी ट्रू वैल्यू ये है और सबकी वैल्यू आ रही 91, 91, 92, 90, ये सारे क्या एक जगह आ रहे हैं, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हैं, दे आर नॉट एक्यूरेट बट दे आर प्रिसाइज, बिकॉज जितनी वैल्यू आ रही है वो साथ में आ रही है। सपोज करो यहाँ देखो, जैसे आपने फेंका, वो डार्ट है ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना, फेंका आपने, सारे के सारे यहाँ पर आ गए। आप बोलोगे यार ये एक्यूरेट है क्या, नहीं एक्यूरेट तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नहीं आया, तो एक्यूरेट क्रॉस कर दो। क्या ये प्रिसाइजन है, मतलब प्रिसाइज है क्या, हाँ प्रिसाइज क्यों है, बिकॉज जितने भी आए एक जगह आए हैं। तो आप बोलोगे ये वाला क्या है, एक्यूरेसी तो नहीं है बट प्रिसीजन तो है। यहाँ पे, यहाँ पर आओ, इधर देखो, सारे के सारे एकदम यहाँ पर आए हैं, इसका मतलब यार एक्यूरेट है, बहुत अच्छा, और सारे के सारे एक साथ इधर ही हैं, मतलब प्रिसाइज भी हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो वही कहने वाली बात इतनी सी है कि आपको जो टेस्ट होना चाहिए वो आपका प्रिसाइज भी होना चाहिए और आपका एक्यूरेट भी होना चाहिए, ठीक है। छोटी सी बात थी, बता दी मैंने। आ जाओ एरर्स की बात करते हैं। एरर्स कहाँ नहीं होते, एरर्स होते क्या, पहले समझो कि जो भी डिफरेंस है आपका ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, है ना। मान लो आपने मेज़र किया कितना, आपने 102, आना कितना चाहिए था 100, तो एरर कितना आया 2 का, तो उसे बोलते हैं एरर, कि मेजर्ड वैल्यू और आपका ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस आया है। क्यों होते हैं एरर, गलती क्यों होती है आपसे, भैया इंसान है, गलती तो होगी, ह्यूमन मिस्टेक्स। क्या पता वो इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब हो, क्या पता जो आपने रिएजेंट वगैरह खोला है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्या पता वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर आज कुछ है कल कुछ और है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिस वजह से मिस्टेक्स होती हैं, है ना। चलो अब मेरी बात समझो। अब 2 टाइप के होते हैं आपके एरर्स, कौन कौन से, रैंडम एरर और आपका क्या होता है एक सिस्टमेटिक एरर। देखो रैंडम एरर क्या है आपका, अनप्रिडिक्टेबल, कि मान लो ट्रू वैल्यू ये है, आज गलती थोड़ी ज़्यादा हो गई, आज इस वैल्यू से नीचे हो गए,
आज इस वैल्यू से बहुत ऊपर चले गए, आज यहाँ आ गए, आज यहाँ आ गए, आज यहाँ, आज यहाँ। कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ भी हो रहा है। मतलब ट्रू वैल्यूज से कभी ज़्यादा है, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत, ऐसा कुछ कोई पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? तो इसे बोलते हैं रैंडम एरर। ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, एक समझो मेरी बात। पिपिटिंग एरर मतलब मान लो कि आपको ना सैंपल में लेना था, मान लो 10 ml। कितना लेना था? 10 ml। सैंपल लोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। आपने ले लिया 15 ml। ले लो, हमने ज़्यादा सैंपल ले तो रिपोर्ट अपने आप बिगड़ गई, बिकॉज ऑल बेसिस, क्योंकि सारा खेल कंसंट्रेशन का ही तो है। तो पिपिटिंग एरर, किसी दिन किसी ने 12 ml ली, किसी ने 8 ml ली, किसी ने 13 ml ले ली, तो ये क्या ह्यूमन एरर है ना। आप गलती कर रहे हो, आप गलत सैंपल चढ़ा रहे हो, आप क्वांटिटी गलत ले रहे हो सैंपल की, तो ये कॉज हो सकता है। ठीक है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी को ज़्यादा कभी कम ले रहा है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, इम्प्रॉपर मिक्सिंग हो रही है, जिसे मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं क्या? रैंडम एरर। ठीक है, इससे क्या दिक्कत आ रही है? प्रिसीजन बिगड़ रहा है। देखो, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। ठीक है, चलो अब इसे कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? मैं अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दूंगा कि भैया सपोज करो पिपिटिंग एग्जांपल लेके कि 10 ml लेना है तो 10 ml ही लेना है। ठीक है, और इस तरीके से लेना है, इस तरीके से चेक करना है। सुपरविज़न भी करूंगा कि आपके ये वर्कर्स हैं, इनके ऊपर एक सुपरवाइज़र है, बना दिया। एक प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बना दी। ठीक है, तो इस सब के तरीके से मैं ह्यूमन एरर को कम कर सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, एक आता है आपका सिस्टमेटिक एरर, कि यहाँ पे जो ना एरर आ रहा है और उसका एक पैटर्न है। देखो, ट्रू वैल्यू से इतना ऊपर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। आपको दिख रहा है पैटर्न दिख रहा है? हाँ हाँ, गलती बढ़ती जा रही है ना, गलती एक बढ़ती जा रही है। तो ये दिक्कत कहाँ है? ये हो सकती है दिक्कत मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ कैलिब्रेशन, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपने एडजस्ट ही नहीं किया सही। हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट आपने एडजस्ट ही नहीं किया सही, है ना, मतलब वो पहले से ख़राब था, तो वैल्यू ख़राब ही आएंगी और पैटर्न बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। एक सेकेंड, एरर वेरीज अकॉर्डिंग टू डेफिनेट लॉ, मतलब एक पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। देखो रैंडम में क्या है, कभी कहीं 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 कहीं, क्योंकि ह्यूमन एरर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अकर रिपीटेडली इन वन डायरेक्शन। ओके, तो हाँ गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। तो आपका 2 टाइप का होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे जो मेन है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, है ना। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव अलग है। पहले समझते हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। देखो, मैंने आपको बताया था, लेके चलता हूँ आपको वापस से यहाँ पे, कि आपका जब ये हो रहा था प्री एनालिटिक फेज़, यहाँ पे जो भी गलतियाँ आई, ठीक है, इसके बाद आता है एनालिटिक फेज़। एनालिटिक फेज़ में हम एक चीज़ करते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। फिर समझो यहाँ पे इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली बहुत फ्रिक्वेंसी वाइज डेली कर सकते हैं, या पर बैच, एक बैच ऑफ सैंपल आया, 100 सैंपल है, उसमें कर दिया, या फिर शिफ्ट वाइज सुबह शाम सुबह शाम। ये वाला जो आपका कंट्रोल है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है, ये आपका ऐसा मानो डेली होता है, हर लैब के अंदर डेली होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपका जो एनालाइज़र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको चेक करता है ना। कैलिब्रेशन में क्या हुआ था कि कुछ भी अगर हल्का फुल्का आगे पीछे है सिस्टम, वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसको सही कर दिया। सही करना है ना, वो क्या हो, कैलिब्रेशन हो गया। ठीक है, बट उसको देखते रहना कि यार वो बिगड़ तो नहीं गया, क्या वो चीज़ सही तो है, मतलब उसको देखते रहना, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। चलो बात करते हैं इसकी। तो यहाँ लिखा क्या है, बात समझो, ये आपका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग दी एनालिटिकल फेज, तो एनालिटिकल फेज में किया जाता है। अब मेरी बात समझेंगे आप लोग, चलो मैं बताऊँगा। ठीक है, देखो, आओ, मैंने करा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल लूँगा, एक मैंने कंट्रोल लिया, है ना। वो कंट्रोल आपका मान लीजिए उस लेबोरेटरी ने खुद का बनाया है, या फिर बना बनाया लिया है, मैन्युफैक्चर से बना बनाया लिया है। कंट्रोल क्या होता है, जिसकी वैल्यू, जिसका एनालिटिक कंसंट्रेशन, एनालिटिक कंसंट्रेशन मुझे पता हो। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, उस कंट्रोल की कितनी है मुझे पता है, पहले से पता है कितनी है, मान लीजिए 100 है ना, 100 है। चलो बहुत बात कर ली ब्लड ग्लूकोज की, चलो मान लो कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल है ना, वो उसमें कितना है, उस कंट्रोल में कितना है, मान लिया 200, है ना, मान लिया कितना है, 200। ठीक है, ये मुझे वैल्यू पता है। मैंने उस एनालाइज़र में, उस इंस्ट्रूमेंट में, उस मशीन में वो चीज़ फीड करी, है ना, मतलब फीड किया, मतलब टेस्ट करने भेजा। उस मशीन ने मुझे बताया कि वैल्यू आई है 201। ठीक है, डे 1। और मैंने जाके उसको, मान लो ये था 200 वाला, है ना,
ये था 200 वाला, तो मैंने 201 कहाँ होगा, इधर होगा, मैंने डे 1 में प्लॉट कर दिया। डे 2 में करा मैंने, आया कितना 199, तो यहाँ प्लॉट करा, डे 2 में यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये मैं प्लॉट करते आ रहा हूँ। अब आप देखो 201 आया, ठीक है, पास में ही है ना, ओके, मशीन इज़ ऑल गुड, हमारा जो कैलिब्रेशन है परफेक्ट है, आगे बढ़ने दो बात को। ठीक है, ये मैं हर डेली बेसिस पे करूँगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। शुद्ध भाषा में बताया जाए कि मैं एक ऐसा कंट्रोल लूँगा, डेली ले सकते हैं, पर बैच या पर शिफ्ट, वो छोड़ो, अभी सिंपल बोल रहा हूँ, डेली लेंगे और जस्ट वो चेक करेंगे मशीन का जो मीन से कितना दूर है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब कंट्रोल आपका मैंने फिर से बताया, वो लैब खुद बनाएगी तो इन हाउस कंट्रोल, और वो कोई बनाया लेंगे तो मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो कमर्शियल कंट्रोल। ठीक है, चलो मेरी बात समझो। कंट्रोल मटेरियल शुड बी नॉर्मल रेंज एज वेल एज पैथोलॉजिकल रेंज। मतलब ये कहने वाली बात इतनी सी है कि मान लो ग्लूकोज है, तो अगर वो आपका 140 वाला है मान लो, है ना, रैंडम, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल। अब मान लो 200 mg पर डेसीलीटर उसका कंट्रोल है ग्लूकोज का, हम जानते तो बहुत पैथोलॉजिकल है ना, तो ये पैथोलॉजिकल हो गया। तो कंट्रोल आपका पैथोलॉजिकल, नॉर्मल, डजंट मैटर। चलो आ जाओ, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो कब करा जाता है, ये डेली करा जाता है, नहीं तो पर बैच, एक बैच ऑफ मेडिसिन मतलब टेस्ट सैंपल है उसमें कर रहे हैं, पर शिफ्ट। ठीक है, आओ यहाँ पे आओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेली कुछ वैल्यू आएंगी, है ना, डेली कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यू को मैं प्लॉट करूँगा। उस वैल्यू को मैं प्लॉट किस में करूँगा, एलजे चार्ट में, लेविन जेनिंग्स चार्ट। ठीक है, अभी वैल्यू दोबारा बताऊँगा, मुझे लगता है आप कन्फ्यूज़ कर रहे हो, फिर सुनो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लिया मेरा, पहले समझो मीन कैसे निकालते हैं, है ना, एक चार्ट में आपको दिख रहा है मीन, कि मतलब ये आपका स्टैंडर्ड है, मतलब यहाँ आना चाहिए, ये आपका आइडियल ट्रू वैल्यू मान लो, है ना, ये मीन। ये कैसे निकालते हैं कि आप एक कंट्रोल को, सेम कंट्रोल को लगातार, है ना, लगातार 20 या उससे ज़्यादा दिन, अभी 20 लिखते हैं, 12 डेज तक क्या करोगे, उसका आप मशीन में डालोगे और वैल्यू निकालोगे। सेम मतलब उसकी वैल्यू मुझे पता है कि 200 है, मैंने उसे मशीन में डाला और एक वैल्यू आई, मशीन में डाला वैल्यू, सेम कंट्रोल को, है ना। मान लो किसी दिन वैल्यू 201 आई, किसी दिन वैल्यू 202 आई, किसी दिन 199 आई, किसी दिन 198 आई, मतलब कुछ वैल्यूज़ ऐसे आ रही हैं। कितने दिन तक करूँगा मैं, 20 दिन तक करूँगा मैं। और 20 दिन के बाद, है ना, कितने दिन तक करा मैंने, 20 दिन के बाद इनका मैंने मीन निकाला और एक मीन वैल्यू आई, उसको मैंने बना दिया मीन, ये ठीक है। उससे थोड़ा बहुत दूर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये डेविएशन है, उस मीन से कितना अलग है, उस एवरेज से कितना अलग है। ठीक है, तो पहले मैं समझो कि जो चार्ट में मीन कैसे बनता है, कि मैं कंट्रोल सैंपल लूँगा, उसका मैं लगातार 20 दिन तक क्या करूँगा, वैल्यू को रिकॉर्ड करूँगा और उस वैल्यू से मैं मीन निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा। फॉर्मूलाज होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के भी, बट अभी हमें नहीं जाना फॉर्मूलाज के अंदर। ठीक है, अब मेरे पास मीन आ गया। अब मैं डेली, मान लो आज है मंडे वाले दिन, चलो करते हैं क्या, चलो आपने लैब खोली, चलो क्या करते हैं, आपने करा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, है ना, आपने कंट्रोल निकाला, वैल्यू आई, वैल्यू निकल के आई 200 मान लिया मैंने 203 आई, तो 203 आई तो आपने 203 वैल्यू प्लॉट कर दी, ये वैल्यू यहाँ प्लॉट कर दी, ऐसे आपने यहाँ पे प्लॉट कर दी। ये कुछ किसी दिन ये वैल्यू आई, किसी दिन ये वैल्यू आई, किसी दिन ये वैल्यू आई, किसी दिन ये वैल्यू, हर दिन आप प्लॉट कर रहे हो, जस्ट आप प्लॉट कर रहे हो। अभी इसका इंटरप्रिटेशन कि ये पॉइंट क्या दिखा रहा है, ये वो अभी ये नेक्स्ट पेज पे आएगा। ठीक है, एज लॉन्ग एज एक डाटा कहा जाता है, एज लॉन्ग एज अगर जो आपका पॉइंट आ रहा है वो +2 और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में है, तो आप बोलोगे वो इन कंट्रोल है, मतलब मशीन मेरी ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हर कोई करता है, ठीक है, तो वो इन कंट्रोल बोलोगे। लेकिन अगर वो +2 से भी बाहर भाग गया, देखो ये है ना, मान लो एक आपने कंट्रोल किया एक दिन और आपका 200 की जगह कितना आ गया, मतलब 215 आ गया, अरे भाई यहाँ आ गई वैल्यू, तो ये माइनस, समझ में आ रहा है कि ये +2 से ही दूर है, दिख रहा है, यहाँ आ गया, तो इसे आप बोलोगे आउट ऑफ कंट्रोल या फिर वार्निंग। नहीं समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ आना भी नहीं चाहिए था समझ में। ठीक है, मैंने क्या बोला, जस्ट आपने क्या करा है, एलजे चार्ट आपसे ये बोलता है कि जो भी आपकी कंट्रोल की जो वैल्यूज़ आ रही हैं डेली बेसिस पे, आप डेली कर रहे हो ना, उसको बस आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, उसको जो इंटरप्रिटेशन है वो अपने आप हो जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे वेस्टगार्ड रूल, ठीक है, वेस्टगार्ड रूल,
इसने क्या बनाया आपका, यूज टू इंटरप्रिटेट एलजे चार्ट, मतलब कब हमें बोलना है कि यार नहीं नहीं यार अब मशीन ख़राब हो गई, अब रोको रोको रोको, वार्निंग कब देनी है, कब उस टाइम, समझ में आ रहा है। तो वो अब मैं समझा रहा हूँ आपको, ये अपना ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा। देखो रूल होते हैं, ये सारे रूल हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, एक करके समझाता हूँ। 1 2S, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक वैल्यू किसी दिन ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर हो गई, मान लो किसी दिन, एक सेकंड यार बैटरी खत्म, मैंने क्या बोला आपसे, एक मिनट, हाँ मैंने क्या बोला, किसी एक दिन क्या हुआ कि एक वैल्यू आपकी, मान लो इस दिन है ना, इस दिन एक वैल्यू आपकी यहाँ चली गई, अरे कहाँ चली गई, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर चली गई, बाकी दिन नीचे थी, बाकी दिन यहाँ पे थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है, एक दिन चली गई ऊपर, तो आप क्या बोलोगे 1 2S, इसका मतलब क्या, देखो एक दिन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एक दिन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर चला गया, ठीक है, या नीचे चला गया। अब इसमें आप दोगे वार्निंग कि यार ऐसी हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है, आप बंद नहीं करोगे सिस्टम, आप बोलोगे वार्निंग दिया, आगे होगा तो देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ये, कोई एक वैल्यू चली गई बाहर +3 या -3 डेविएशन से बाहर, कोई एक वैल्यू भी हम बोलेंगे ये नहीं एक्सपेक्टेबल, मतलब +2 के बाहर जा रहे हो, एक बार जा रहे हो, मान ली हो गई गलती, मान ली, लेकिन आप +3 के बाहर ही जा रहे हो, ये गड़बड़ है। यहाँ पे आपका जो भी होगा इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एक्शन क्या लोगे, रिजेक्ट हो गया कि अब हमें टेस्ट रोक के ये एरर आया है, इसको सही करेंगे हम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये देखो 2S 2 ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है कि लगातार 2 वैल्यू +2 या -2 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर है। जैसे कि रफ करूँ, बहुत आसान सा है यार, थोड़ा सा वो ये ना रिकॉर्डेड वीडियोस हो जाती हैं तो कई बार दिक्कत आती है। चलो मैंने बोला एक दिन 11 तारीख है और एक 12 तारीख है, 2 दिन लगातार आपका एक वैल्यू यहाँ चली गई +2 के बाहर, और फिर अगले दिन चली गई यहाँ पे, अरे लगातार 2 दिन बाहर जा रही हैं, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे नहीं ये रैंडम नहीं, इस तरीके से नहीं है, ये क्या है, सिस्टमिक एरर है, एक पैटर्न बन रहा है, आप देख लो एक बार ऊपर फिर दोबारा उसी पैटर्न में ऊपर, तो ये सिस्टमिक एरर है, इसमें रिजेक्शन दोगे। अब क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 कंट्रोल, मतलब एक मान लो एक दिन क्या हुआ, ये यहाँ पर आया +2 के बाहर, और अगले दिन आपने यहाँ पर आया हैं, एक दिन इतना ऊपर एक दिन इतना नीचे, तो आप बोलोगे ये भी यार एरर लग रहा है, ये कौन सा एरर है, रैंडम, यहाँ पे क्या होगा आप देखना, रैंडम एरर है, तो ये R4S, इसका मतलब क्या होता है कि आपका रैंडम क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन 2 कंट्रोल कितना है, मोर देन 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे रिजेक्शन दोगे, ठीक है। आपने 4 कंसेक्यूटिव वैल्यू वो लगातार बाहर हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से, मतलब लगातार 4 दिन 1 2 3 4 लगातार 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये भी रिजेक्शन दोगे। एक बार थोड़ा बहुत चल जाता है, लगातार बाहर हो रहे हो आप उतना, तो आप बोलोगे सिस्टमिक एरर, क्यों, क्योंकि एक पैटर्न है, देखो है ना, पैटर्न है, ठीक है। लास्ट, लगातार 10 कंसेक्यूटिव वैल्यू एक ही साइड है मीन के, मान लिया, रफ कर दूँ यार प्लीज़, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, यहाँ पे होता है ऐसा है ना, मान लो मीन है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, तीसरी वैल्यू ये, चौथी वैल्यू ये, पाँचवीं वैल्यू, छठी वैल्यू, सातवीं वैल्यू, आठवीं वैल्यू, नवीं, 10वीं, ठीक है। मतलब मीन के एक ही तरफ है लगातार 10 वैल्यू, कोई मीन की इस तरफ आ ही नहीं रहा है, सब एक ही तरफ है, मतलब एक पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं, मीन की इस तरफ कोई आ ही नहीं रहा है, या फिर नीचे है या फिर ऊपर है, तो आप क्या बोलोगे, 10x वाला रूल है, यहाँ पे भी आपको वापस से रिजेक्शन करना पड़ेगा, वापस से देखना पड़ेगा एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये भी आपका सिस्टमिक एरर है। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ देखो फ्लो चार्ट समझो, हर डेली बेसिस पे मैं ये करता हूँ, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल करता हूँ, उसमें वैल्यू आती है, उस वैल्यू को प्लॉट करने के लिए एलजे चार्ट है, प्लॉट करा, और जो चार्ट आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं हम इससे, किससे करते हैं हम, वेस्टगार्ड रूल से, वेस्टगार्ड रूल, ठीक है। ये अपना कंप्यूटराइज फिक्स होता है, ये चार्ट को रीड करता है और फिर वो बेल बज जाएगी, कुछ बज जाएगा, इंस्ट्रूमेंट होता है, वो अपने आप उस मशीन को रोक देगा, भैया अभी काम आगे नहीं बढ़ेगा, पहले जो ये गलती हुई है क्यों हो रही है इसका पता लगाओ, ठीक है। चलो समझ में आ गया, आ जाओ। अब आते हैं एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल था वो एक इंडिविजुअल कौन करा रही है, एक इंडिविजुअल लैब करा रही है अपने अंदर, बट एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, मान लो एक एजेंसी है, उसने ना एक सैंपल भेजा सब लैब के पास,
जितनी भी आपने नाम सुने होंगे, लाल पैथ लैब, कोई फलाना ठिकाना जो भी है, आपने क्या करा, वो लैब को क्या भेजे, सैंपल भेजे, है ना, मल्टीपल लैब को सैंपल भेजे। उस हर लैब ने अपना अपना एनालिसिस करा और रिजल्ट को सबमिटेड करा, है ना, उस एजेंसी को रिजल्ट को सबमिटेड करा। अब ये एजेंसी जितने रिजल्ट सबमिटेड हुए हैं उन्हें कंपैरिजन देगी, है ना, और फिर देखिए कि परफॉर्मेंस असेसमेंट बनाएगी कि मतलब किसकी वैल्यू कितनी पास है। मतलब मेरी मतलब बात इतना सा है कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, ये आपके जो बिटवीन द लैब्स, मतलब जो बहुत सारी लैब्स हैं, कौन सी नंबर 1 है, कौन सी नंबर 2 है, किसका अच्छा है, किसका बेकार है, उसके लिए होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। और इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल विद इन द लैब अपना कराती है, जिससे कि टेस्ट में एक्यूरेसी बनी रहे, है ना। और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि जितनी भी आपकी डिफरेंट टाइप की लैब्स खुलती जा रही हैं, वो आपस में क्या करें, एक स्टैंडर्ड सेट करें, है ना, एक तरीके से। वो कोई ऐसा ना हो कि एक लैब बहुत ख़राब है और चले जा रही है मार्केट में। समझ में आ रहा है? ये क्या, इट इज़ अ सिस्टम इन विच एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर की एजेंसी, सेंड द सैंपल टू मल्टीपल लेबोरेटरीज, और वो अपने रिजल्ट सबमिट करते हैं, देन उसकी लेबोरेटरी की परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है। ठीक है, रेट करने के तरीके क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स, कि मतलब मीन से कोई कितना बिगड़ गया है। अगर वो वैल्यू आती है 2 से कम तो एक्सपेक्टेबल है, ठीक है, आपकी लैब अच्छी है। अगर 2 से ज़्यादा है तो अनसेटिस्फैक्टरी, भैया बहुत बेकार है आपके रिजल्ट्स, सब बोल रहे हैं उधर, आप एकदम अलग भाग रहे हो, एवरेज से कितना अलग हो आप। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे स्कोर के सिस्टम में दिया गया है, वेरिएंस इंडेक्स स्कोर, याद नहीं करना, जस्ट इतना समझो, जितना कम स्कोर होगा उतना अच्छा रहेगा, है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं नंबर दे रहा है कि आपकी लैब कितनी अच्छी है। ठीक है, 100 से कम होगा तो वेरी गुड, 100 से 150 तो गुड, जितना कम नंबर उतना अच्छा, जितना कम नंबर उतना अच्छा, कोई मैटर नहीं करता। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा 1-2 पॉइंट। देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, ये आपका लैब कराती है, और यहाँ पे कोई एजेंसी होती है, ये आपका डेली बेसिस पे होता है, डेली होगा। ये आपका पीरियडिक होता है ना, ऐसा नहीं डेली होता है, महीने 2 महीने में, इस तरीके से होगा, पीरियडिक होगा। इसमें क्या होता है गाइज, इसमें एलजे चार्ट बनता है, डेली एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मैं प्लॉट करूँगा, और जो उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए क्या आया है, वेस्ट गार्ड रूल्स, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये सेट ऑफ कुछ रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वार्निंग मिलेगी या फिर रिजेक्शन होगा, वो होगा। ठीक है, आ जाओ। और यहाँ पे क्या है, EQC में, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में, ये आपका अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ लैब्स आपस में compete करते हैं, स्किल टेस्टिंग, है ना, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग बोलते हैं इसको, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग, है ना। चलो, तो ये सारी बातें थी यार, मैंने समझाने का पूरा ट्राई किया। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो मुझे बताना, मैं रफ कर रहा हूँ ये सब कुछ। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री के नोट्स ना एक्चुअली मैं अपडेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे लिख रहा हूँ, अपने आप ही लिख रहा हूँ, है ना। तो इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं जिससे कि बच्चा यार थोड़ा नोट्स पे भी पढ़ सके मेरे से। वीडियोस देखते हैं बट नोट्स जो मैंने पहले पढ़ाए थे ना, वो रैंडमली थोड़ा बहुत कभी मन था कभी नहीं था, लिख रहा था, कुछ भी था, है ना। बट ये थोड़ा सा और अच्छे से लिख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ यार, अकेला जितना हो पाता है करता हूँ। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, और सपोर्ट करते हो, आप देखते हो लेक्चर, कमेंट भी करते हो, बस थोड़ा सा ना शेयर करो अपने दोस्तों को, थोड़ा उन्हें बताओ कि एक बार इस चैनल को कंसीडर करके देखो। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक है। अगर आपने मेरे से कोई भी प्लेलिस्ट पढ़ के देखी है, आप लोग ये बात समझ रहे होगे, है ना। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बस थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ट्रस्ट मी, मैं पता नहीं क्या ना पढ़ा दूँ, है ना। अभी आप सेकंड ईयर में आओगे, अगर MBBS कर रहे हो तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी होता है, मैंने पूरा कोर्स पढ़ा रखा है। एक आइडिया था कि फ्री कर दूंगा, बट फ्री से फिर चीज़ चल नहीं पाती, तो उसमें मैंने पेड करा, है ना। कभी आना सेकंड ईयर में तो पढ़ के देखना, वो बहुत अच्छा कोर्स है। कभी ना कहीं इवेंचुअली उसको मैं फ्री करने का सोचा था एक टाइम पे, बट फ्री कर दूंगा तो फिर मैं चल नहीं पाएगा ना सिस्टम यार उस तरीके से। ठीक है, चलो ये सब बातें नहीं करते अभी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जब भी पढ़ाई करा करो प्लीज़ समझा करो, चीज़ों को समझो। भले ही बायोकेमिस्ट्री आगे चल के आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, प्लीज़ चीज़ें रटने वाली हैं, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट भी है, ये कोई मना नहीं कर सकता। क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था? क्या था, तो एक चीज़ तो थी जो समझा सकता था मैंने ट्राई किया। अब इवेंचुअली आप क्या करोगे, आप नोट्स ओपन करोगे, आप अच्छा ये होता है इसका मतलब ये, आपने प्री एनालिटिक आप ये समझ गए, आप समझ के याद करना आसान हो जाता है चीज़ों को। आपसे मैं सिंपल बोलता है ये नोट से याद कर लो, हो जाता है क्या? नहीं हो पाता, वो फ्लो ही नहीं बन पाता। ठीक है, और फिर बोल रहा हूँ जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, ऐसा नहीं कि आपको इसको हाथ पे रख के एकदम याद करोगे इसको,
जस्ट समझो और कीवर्ड निकालो एंड देन दैट्स इट, है ना। चलो थैंक यू गाइस, बाय बाय।